करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का पीटी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों आपको एनसीईआरटी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट्स और सर्वे, अदर रिपोर्ट्स और सर्वेज, 1 ईयर करंट अफेयर्स, सी सेट के अंदर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, और इसके साथ साथ जितना भी पोर्शन आप लोगों को पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारा करवाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे, जो कि पूरा 100 टेस्ट आपको अवेलेबल करवाकर पीटी के सक्सेस को श्योर करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस पीटी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, या फिर वो किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट करे। हम अपने आप इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोवाइड कर देंगे। आओ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग नादिर शाह तक पहुंच गए थे। एनसीईआरटी का ये टॉपिक चल रहा है। एनसीईआरटी के इस टॉपिक के अंदर नादिर शाह का एक बड़ा सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो नादिर शाह के इन्वेजन के बारे में पूरी के पूरी सिस्टम को बताया कि दिल्ली को किस तरीके से लूटा और किस तरीके से दिल्ली को लूटने के बाद 27,000 के करीब लोगों को मारा गया। 70 करोड़ रुपया कैश, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन से लेकर न जाने क्या क्या बुरी तरीके से मारकाट मची हुई थी। सिचुएशंस जो थी वो खराब थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहाँ देखिए कि नादिर शाह के इन्वेजन का असर क्या हुआ। नादिर शाह ने जब भारत पर हमला किया तो उसके बाद मुगल्स के बारे में जो अपॉर्चुनिटी थी कि मुगल बहुत ताकतवर हैं और मुगल्स की जो रेप्यूटेशन वगैरह बच गई थी, असलियत में वो रेप्यूटेशन भी जाती रही। भाई, मुगल आर्मी वीक है। आर्मी की वीकनेस जो है वो आप लोगों को नज़र आ गई कि असलियत में आर्मी वीक है, तो आर्मी की वीकनेस नज़र आ गई कि भैया आर्मी डूब चुकी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर रेप्यूटेशन जो है वो डूब चुकी थी, आर्मी की कमज़ोरी साफ नज़र आ गई थी। इसी तरीके से जो लीडरशिप है उसका जो सत्यानाश हो चुका है, वो सारी की सारी सिचुएशन सबके सामने आ चुकी थी। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि दिल्ली का हालचाल बुरा था और दिल्ली इस झटके को इस हद तक इस बुरे दौर तक नहीं संभाल पाई। इस हद तक दिल्ली बर्बाद थी इस मामले के अंदर कि अब उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को देखना छोड़ दिया, यहां तक कि बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, आर्मी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। और यहां पर जो कोल्ड पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा उभर कर आई। कोल्ड पॉलिटिक्स जो थी वो बढ़ी हुई थी और यहां पर वीक पर्सनैलिटी जो है वो एम्परर था। जो वीक पर्सनैलिटी जो है वो एम्परर बना हुआ था। नतीजा क्या भाई, असलियत में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर होता है तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी असलियत में क्रिटिकल सिचुएशंस में देश को उभार ले जाता है और वीक पर्सनैलिटी जो है देश को डुबो देता है। यहाँ ये वीक पर्सनैलिटी था, एम्परर, जिसकी वजह से कोर्ट पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई और इसी वजह से बॉर्डर्स जो थे उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया गया। बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी थी उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया गया और बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ दूसरी सभी सिचुएशंस की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और सारी सिचुएशन जो है वो डूबती चली गई। ऐसे में जो लोकल लीडर्स होते थे, जो इंडिया के अंदर लोकल लीडर्स थे, उन्होंने अब ताकत को बढ़ाना शुरू किया। अभी तक मराठे दिल्ली के बारे में नहीं सोच पा रहे थे या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। अब मराठे खुले तौर पर दिल्ली के ऊपर हमला करने या कब्जा करने की प्लानिंग करने लगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जाट कम्युनिटी जो है, जाटों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू करी, सिखों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू करी, राजपूत जो अभी तक लॉयल थे वो कहीं ना कहीं अब मुगल दरबार से दूर हट गए। रोहिल्ले जो थे, जो दिल्ली के दरबार के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। इसी तरीके से सिंध के अंदर अमीरों ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू करी और अवध ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू करी। निज़ाम जो अभी तक अपनी सिचुएशन को मजबूत कर चुका था, अब खुले तौर पर दिल्ली से दूर हो गया और इसने ये कहा कि भाड़ में जाए दिल्ली। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो दिल्ली के आसपास का इलाका था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। और 1748 का अगर आप लोग नक्शा देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर सिचुएशन समझ में आएगी कि असलियत में यहाँ पर मराठा, इधर दुर्रानी एम्पायर 1747 के अंदर नादिर शाह एक्सपायर हो जाता है 9 जून 1747 और उसके बाद अफगान फोर्सेस ने
अफगानों ने अपना लीडर अब्दाली को बनाया और अब्दाली जो नादिर शाह के अटैक के टाइम पर दिल्ली आया था, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के अटैक के टाइम पर दिल्ली आया था और नादिर शाह की फोर्सेस में हाई पोस्ट कमांडर था और सारे के सारे अफगान उस पर प्राउड फील करते थे। उसकी लीडरशिप के अंदर दुर्रानी एम्पायर का राइज हुआ, सिखों की ताकत बढ़ने लगी, सिंध की ताकत बढ़ने लगी। यहाँ पर रोहिल्लास जो हैं वो ताकतवर होने लगे, अवध, बंगाल, मराठा, निज़ाम, जाट, उसके बाद बुंदेला, उसके बाद यहाँ राजपूत, ये सारे के सारे ताकतवर होने लगे। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, नादिर शाह के अटैक के बाद 1739 में जो नादिर शाह का अटैक हुआ था, उसके बाद जो बहुत बड़ा मुगल एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू हो गया और इस हद तक डिवाइड हुआ कि मामला जो था, वो सिचुएशन जो थी वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, हालत जो थी वो खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में जब हालत यहाँ खराब हो रही थी, मैंने आपको बताया कि 1747 में नादिर शाह जो है वो नादिर शाह वॉज मर्डर्ड, इसका मर्डर हो गया था। और जब ये मर्डर हुआ तो अब्दाली अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर कांधार और उसके बाद काबुल, इन दोनों पे कब्जा करने के बाद एस्टैब्लिश्ड दुर्रानी एम्पायर। अब इसने दुर्रानी एम्पायर एस्टैब्लिश किया अहमद शाह अब्दाली ने। यहां से अहमद शाह अब्दाली का रोल शुरू होता है, अहमद शाह अब्दाली का रोल शुरू होता है या कहानी शुरू होती है, जिसने इन्वेडेड इंडिया 7 टाइम्स, इन्वेडेड इंडिया 7 टाइम्स। इन्होंने दिल्ली को 7 बार हमला किया, भारत पर इसने दिल्ली पर 7 बार या भारत पर 7 बार हमला किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज ऑफ 1757 1757 वाला और 1761 वाला। ये 2 हमले सबसे ज़्यादा भयानक थे, भयंकर थे और इतिहास में इनका नाम, जिसे कहते हैं ना कि खतरनाक शब्दों में लिखा जाएगा। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हैं। अगर आप पेज नंबर 7 ओल्ड एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 के इस पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे तो अब्दाली के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखो, असलियत में प्रॉब्लम यह है एनसीईआरटी लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं स्कॉलरिस्टिक अप्रोच दे रखी होती है, थोड़ी विद्वानों वाली या बड़ी भाषा दे रखी होती है और डेप्थ में हालांकि शब्दों को बहुत ही हल्के मतलब बहुत ही गूढ़ तरीके से मिक्स करके लिखा हुआ होता है और जल्दी से बच्चों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। यहाँ एक टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है जो ढंग से एनसीईआरटी को समझने में और जो कड़ियां इधर उधर बिखरी होती हैं उन्हें इकट्ठा जोड़कर समझाने की कोशिश करता है। हमारी कोशिश ये है और इसीलिए हमारी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट बड़ी संख्या में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें एनसीईआरटी जैसी कॉम्प्लेक्स किताबों को भी समझाने में चुटकियों में समझा देते हैं। यही है, कहानियां बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई जाती, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। जो सीरियस स्टूडेंट है हम उनको पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे को वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कि मतलब हूटिंग वगैरह करें या टाइम पास करने आ रहे हैं। टाइम पासर्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब आप यहां देखिए, अब्दाली ने 7 बार दिल्ली पर हमला किया, तो ये आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे, ये एनसीईआरटी में पढ़ेंगे और ये चीजें भाई अब्दाली को 2 पैराग्राफ में खत्म कर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन मेरा मानना ये है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए क्योंकि पूरी इंडियन पॉलिटिक्स जो है 1750s और से लेकर 1780s तक की या 1780s तक की खासकर, वो सारी यहीं इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अब इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम समझ लीजिए, इंडियन पॉलिटिकल सीन या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या यूं कहें एरीना सिनेरियो ड्यूरिंग 1748 टू 1770s तक। अब 1748 से लेकर 1770s तक का जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था, उसे अगर आप समझने की
इतनी सारी पावर्स इकट्ठी हो चुकी हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में कहाँ तो इतनी सारी कहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में काबुल कांधार, काबुल से लेकर और चिटगांव तक और नीचे ये मदुरई वगैरह या पूरे साउथ से लेकर कश्मीर से लेकर साउथ तक मुगल्स होते थे। अब ये छोटे छोटी इतनी सारी पावर्स इकट्ठी हो गई हैं और इनके अंदर भी छोटे छोटे इतने सारे रिबेलियंस होते थे, कुछ कहने की हद नहीं। और अगर इतना ही सोचते हो तो हम लोग गलत सोचते हैं। असलियत में बंगाल में और ब्रिटिश जो हैं वो अपना खटखटाना शुरू कर चुके थे और कर्नाटक और मद्रास में ब्रिटिश और फ्रेंच जो हैं वो आगे बढ़ चुके थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ब्रिटिश, फ्रेंच से लेकर ये सारी पावर्स जब आगे बढ़ रही हैं, ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आप देखेंगे कि मुगल्स की तो कोई औकात ही नहीं रही। और मुगल्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो इंस्टेबिलिटी के दौर से या यूं कहें कि क्राइसिस के दौर से यानी संकट के दौर से गुजर रही थी, जिसमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो दुर्रानी, अब यहाँ पॉलिटिकल सिनारियो को अगर इसमें बड़ी पावर्स देखना चाहें, अगर इस पूरी ताकत में बड़ी पावर देखना चाहें तो इधर की तरफ मराठा हैं जो लगभग साउथ में अपना इम्प्रेशन जमा चुके हैं, साउथ में ताकत इस्टेब्लिश कर चुके हैं। और निज़ाम को अगर छोड़ दिया जाए तो निज़ाम को भी कमज़ोर कर दिया और निज़ाम पे भी इनका दबदबा है। अब ये बंगाल तक, बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। उड़ीसा को तो ले ही लिया था। अवध इनके सामने झुक चुका था, रोहिले झुक चुके थे। तो अब मराठों की जो सीधी सीधी सिचुएशन थी वो दिल्ली की तरफ थी। इधर की तरफ से दुर्रानी था, यानी अब्दाली जो था वो यहाँ मौजूद था। और अब्दाली ना तो सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकता था क्योंकि यहाँ पूरी ताकत से दूसरी ताकतें मौजूद थी। ईरान यानी पर्शिया की तरफ वो भी नहीं जा सकता था क्योंकि ईरान में भी अपनी ताकत बहुत मौजूद थी। सिंध के अंदर या तो वो सिंध जाएगा या फिर वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पंजाब पर कब्जा करेगा। और यहाँ एक छोटी ताकत उस समय पर भले ही थी लेकिन उभर रही थी, सिख, जो पिछले लगभग 100 साल से मुगल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, मुगलों के विरोध में वो ताकत लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब सारी शक्तियाँ लड़ रही हैं, मराठे उत्तर में जाने की सोच रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर ये डिक्लाइन हो रही है। सबसे किसी टाइम पर सबसे ज़्यादा ताकतवर मुगल्स आज के दिन पतन की ओर पर हैं। तो यहाँ ये जो पंजाब का इलाका है, ये जो पंजाब का इलाका है, सारी लड़ाई इस पर कब्जे की थी। मराठे चाहेंगे पंजाब पर कब्जा हो जाए और सिंधु नदी तक चले जाएं। अब्दाली चाहेगा कि कम से कम पंजाब से दिल्ली उसके कब्जे में आ जाए। और ऐसी सिचुएशन में सिख चाहेंगे ना तो दुर्रानी आए, ना मराठे आए, ना मुगल आए। सिख चाहेंगे वो ताकतवर रहे। मुगल्स जो हैं वो चाहेंगे पंजाब का इलाका उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन मुगलों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मुगल्स जो हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो नाम की तो ताकत है लेकिन सोच नहीं पा रहे या उनमें हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ असलियत में ताकत जो है, वो स्ट्रगल जो है वो पंजाब के लिए था। और पंजाब पर 4 ताकतें नज़र गड़ाए बैठी थी। 4 ताकतों में से एक तो दुर्रानी था, अब्दाली वाला, एक था सिख पावर थी, एक यहाँ पर मुगल्स थे और दूसरे मराठा थे। अब यहाँ जो अब्दाली के इन्वेजन्स हैं वो असलियत में इन 4 पावर्स के स्ट्रगल की कहानी है, जिसमें इन चारों पावर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर जो थे तो दुर्रानी और मराठा ये मोस्ट पावरफुल थे, ये मोस्ट पावरफुल थे। और जो मुगल्स थे वो वीकेस्ट थे। मुगल्स जो थे वो वीकेस्ट थे।
मुगल सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे और दुर्रानी और मराठा सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। यही रीज़न है कि मोस्ट फायर्स स्ट्रगल टुक प्लेस बिटवीन मराठाज एंड अब्दाली। और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लड़ाई हुई वो मराठों और अब्दाली के बीच में थी। 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब यही कहानी आपको समझनी है और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यही है और यही स्ट्रगल आपको समझना है। समझे? अब आप समझिए ये पूरा मामला क्या है। ये सारी समझ में अगर आपको आ गई तो यहाँ से अब्दाली के इन्वेजन्स को समझने की ज़रूरत है कि अब असलियत में अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा क्या किया या किस तरीके से स्ट्रगल को आगे बढ़ाया जिस वजह से सिचुएशंस जो हैं वो बदलती चली गई। अब यहाँ समझिए 1747 नादिर शाह मरता है। नादिर शाह डाइड और 1748 के अंदर अब्दाली एस्टेब्लिश्ड दुर्रानी एम्पायर। अब्दाली ने दुर्रानी साम्राज्य को स्थापित किया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा इस्टेब्लिश हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन अफ़गानिस्तान में जो टैक्सेस हैं वो, या फिर ये हमेशा समझ लीजिए कि हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस बना रहता है, पैसे की समस्या हमेशा बनी रहती है और हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना रहता है जिसकी वजह से इसे हमेशा लड़ाई करते रहना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ बार बार कि असलियत में अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है, अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से है कि चारों तरफ से उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जब अब्दाली यहाँ पर आकर अपना रूल इस्टेब्लिश करता है तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे इलाके के अंदर गरीबी है और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है यानी आर्थिक संकट इस इलाके में सबसे ज़्यादा पीक पर रहता है। लेकिन दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये रहती है कि असलियत में जो वॉर होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं और कोई भी सेंट्रल एशिया से आएगा तो अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा, ईरान से आएगा तो अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा और इंडिया से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा। ऐसे में यहाँ पर वॉर जोन है तो वॉर्स एंड बैटल्स नीड्स रिसोर्सेज। इनको पैसा चाहिए, इनको संसाधन चाहिए और संसाधन के नाम पे पैसा है नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है नहीं। इस वजह से इसे ऑलवेज नीड्स रिसोर्सेज। समझे? ऑलवेज इन नीड ऑफ रिसोर्सेज। ये हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत में रहते हैं, ये हमेशा संसाधनों की ज़रूरत में रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पर अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए यानी आपको अगर संसाधन चाहिए तो आप ऐसी जगह ढूंढोगे जहां भाई रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज नीडेड अगर है तो आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज नीड अगर होगी यानी रिसोर्सेज की ज़रूरत अगर होगी तो वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? दीज रिसोर्सेज वुड बी नीडेड फ्रॉम। ये रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? ये रिसोर्सेज अब लूट से मिलेंगे और लूट कहाँ पॉसिबल है? जहाँ वीक पॉलिटिक्स हो।
जहां वीक पॉलिटिक्स हो, कमज़ोर पॉलिटिक्स हो, वीक लीडरशिप हो। अगर आप देखेंगे ईरान में अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे। सेंट्रल एशिया पहले ही लड़ाई झगड़े में था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी सेंट्रल एशिया के इलाके के अंदर कब्जा करे रखना अपने आप में चैलेंजिंग था। लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर वीक मुगल रूलर बैठे हुए थे, समझे। अब यहाँ वीक मुगल रूलर्स बैठे हुए थे, और ये जो वीक मुगल रूलर्स थे इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और इसी वीक मुगल रूलर्स के कंट्रोल में यहाँ पर ये इलाका होता था पंजाब का। और अब्दाली ने सोचा कि अगर दिल्ली तक के इलाके पर, इस इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर मिला लिया जाए, तो अफ़गानिस्तान में अब्दाली की जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाएगा, सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाएगा। यही रीज़न था। और वो नादिर शाह के साथ हुए हमले में, नादिर शाह के टाइम पर हुए हमले में भारत की अमीरी को, भारत की ताकत को देख चुका था और मुगल्स की कमज़ोरी को अच्छे तरीके से देख चुका था। यही रीज़न है कि मुगल्स के टाइम पर अब्दाली ने भारत पर हमला करने का प्लान बनाया। अब अगर यहाँ इंडिया की सारी सिचुएशन को आप लोग समझते हैं तो यहाँ आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये दुर्रानी एम्पायर है और यहाँ ये सिंधु नदी है, ये इंडस रिवर है, और यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ हो जाएगा लाहौर, और इधर की तरफ ये हो जाएगा लाहौर, और इसी के आगे की तरफ सरहिंद बठिंडा वगैरह हो जाते हैं, समझे। यहाँ मराठा पावर अपने पीक पर है, और मराठों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिंध से लड़ रहे हैं, वो राजपूतों से लड़ रहे हैं, वो जाटों से लड़ रहे हैं, वो रोहिल्लाज से लड़ रहे हैं, वो अवध से लड़ रहे हैं। वो यहाँ तक कि सिखों को भी नहीं बख्शा, मराठों ने सिखों से भी लड़ाई कर ली, मराठों ने बंगाल से भी लड़ाई कर ली, सबको परेशान कर रखा था ताकतवर मराठों ने। अब मराठा पावर ताकतवर थी, ताकतवर मराठों ने सबको परेशान किया हुआ था, और दूसरी तरफ से अब्दाली जो था वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सेटल्ड तौर पर तरीके से दिल्ली के ऊपर हमला कर रहा था। और मज़े की बात, ये जो अब्दाली था वो सिंध को परेशान कर रहा था, सिंध अब्दाली जो है वो सिखों को परेशान कर रहा था। शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो राज्य थे वो मराठों से भी परेशान थे और अब्दाली से भी परेशान थे। क्योंकि ये दोनों से परेशान थे, इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुले तौर पर स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर पावर थी। ताकत का जोर चल रहा था, जिसके पास जितनी ज़्यादा ताकत होगी वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगा, उतने बड़े एम्पायर पर कब्जा करेगा। और सारी लड़ाई इस पंजाब के इस इलाके पर कब्जा करने की थी, इस बड़े और मजबूत और ताकतवर इलाके पर जो पैसा उगलने वाला था। रिसोर्सफुल पंजाब पर कब्जा करने की सारी लड़ाई थी। अब क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सफुल पंजाब यानी संसाधनों से परिपूर्ण पंजाब पर कब्जा करने की लड़ाई थी, तो यहाँ असलियत में शुरू हुआ। अब आप आ जाते हैं अब्दाली से। अब्दाली ने 1748 में अपनी गद्दी संभाली और पहली साल ही फर्स्ट इन्वेजन, पहला हमला यानी फर्स्ट इन्वेजन ही लाहौर और सरहिंद पर किया। लाहौर और सरहिंद पर पहला हमला किया, लाहौर और सरहिंद पर अपना पहला हमला किया 1748 के आसपास ही, और ये पहला हमला था। उसके बाद 1748 के बाद 1749 के अंदर दोबारा से भाई पंजाब के ऊपर हमला किया। 1749 में दूसरा हमला किया पंजाब पे, और पंजाब के गवर्नर को हराया और उसको मजबूर किया कि वो सालाना लगभग 1.5-2 लाख रुपए उसको भेजे।
मतलब अलग अलग अमाउंट है, तो एक सालाना पैसा अब्दाली को भेजा जाए भेंट के रूप में, और माने के पंजाब के ऊपर अब्दाली का कब्जा है। 1749। अब 1749 के बाद असलियत में आया 1754। 1754 में अब्दाली दिल्ली पहुंचा। 1754 में अब्दाली दिल्ली पहुंचा, मुगल बादशाह को कब्जे में लिया और साफ पूछ लिया कि भाई पंजाब दे रहे हो या नहीं, और मुगल बादशाह ने पंजाब जो है वो अब्दाली के नाम कर दिया कि ठीक है पंजाब तेरा। लेकिन शुरू में पंजाब के ऊपर अब्दाली का भले ही कब्जा हो गया, लेकिन वहाँ पर एक तो सिख अब्दाली के इस कब्जे को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरा इमाद उल मुल्क नाम का एक मुगल ऑफिसर था, वो भी पंजाब पर अब्दाली के कब्जे को मानने के लिए तैयार नहीं था, राज़ी नहीं था। और क्योंकि इमाद उल मुल्क पंजाब पर अब्दाली के कब्जे को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अब्दाली ने पंजाब पर जिस गवर्नर को इस्टेब्लिश किया, इमाद उल मुल्क ने उस गवर्नर को पीट के मार के भगा दिया। अब इमाद उल मुल्क ने मार के भगाया। अब्दाली कहता है इस मुगल की ये औकात, इन मुगलों की ये औकात कि मेरे ऑफिसर को मार भगाया। 1759 में अब्दाली दोबारा आया। अब की बार वो दिल्ली को पनिश करने के लिए आया, और दिल्ली को जब पनिश करने के लिए आया तो 1 महीने तक वो दिल्ली में रुका। और दिल्ली में जब वो 1 महीने तक रुका तो ऑब्वियस सी बात है 57 में आया, 59 नहीं 57 में आया। पंजाब के नाम पर लड़ाई, तो दिल्ली को पनिश करने आया, और फिर पंजाब दिल्ली को पनिश करने आया तो 1 महीने तक दिल्ली के अंदर रुका, और दिल्ली के अंदर रुककर वहाँ खुलकर लूटमार करी, कत्लेआम किया, और फिर उसके बाद मथुरा, वृंदावन और गोकुल धाम पहुँचा। और जब वहाँ मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम गया, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, और पैसा दिल्ली के मंदिरों के पास काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, लेकिन मथुरा वृंदावन के मंदिरों में अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वहाँ पहुँचा। खुले तौर पर पंडितों का, ब्राह्मणों का कत्ल किया गया, औरतों का रेप किया गया, बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके जमुना में फेंक दिए गए, और ये कहा जाता है कि इतना बुरा कत्लेआम किया कि दुनिया का कोई तरीका अगर बचा होगा, शायद ही कोई तरीका बचा होगा अत्याचार करने का जो वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और इतनी ज़्यादा बुरी मारकाट मचाई थी कि 7 दिन यानी 7 डेज, 7 दिन तक दिल्ली का जमुना का पानी लाल रहा था। इतना खून बहा था कि जमुना के अंदर केवल और केवल पानी लाल रह गया था। इतना बुरा हाल था। सोच कर देखिए कितनी मारकाट मची होगी। यहाँ मुगल्स को एक बात समझ में आ गई कि भाई हिंदुस्तान को अब अब्दाली के प्रकोप से बचाना मुगलों के बस की बात नहीं है, और यहाँ जितनी छोटी छोटी रियासतें बनी हुई हैं इनके बस की बात भी नहीं है। अब्दाली को सोच कर देखिए, मथुरा, वृंदावन, मथुरा जाटों की राजधानी होती थी और जाटों के बस की बात भी नहीं थी, और जाटों को जितनी बुरी तरह मारा था अब्दाली ने, मारकाट मचाई थी, समझ में नहीं आया था जाटों को भी कि करें तो करें क्या। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी, एक तरफ अब्दाली था, दूसरी तरफ मराठा थे। मराठा भी इन सबको मारते थे, अब्दाली भी इन सबको मारता था। दोनों के पास ऑप्शन नहीं थे। मराठा और अब्दाली दोनों मारते थे तो इनके पास ऑप्शन नहीं थे, और यही रीज़न है मुगल्स ने लास्ट में, खासकर इमाद उल मुल्क ने खासकर मराठों के साथ मिलकर अब अब्दाली से लोहा लेने की सोची कि कम से कम अफगान को भारत बुलाने की जगह जो भारत के मराठा ही हैं इन्हीं को आगे बढ़ाया जाए, इन्हीं के साथ संधि कर ली जाए, ताकि सिचुएशंस जो हैं वो किसी तरीके से कंट्रोल हो। मराठे कैसे भी हैं, अब्दाली जैसे अत्याचारी नहीं हैं, अब्दाली जैसे नृशंस हत्यारे नहीं हैं।
नतीजा क्या हुआ, अब यहां समझिए मामला जो है वो किस तरीके से बदलता है। यहां मराठों को कहा गया कि आप आइए, और यही रीज़न है यहां अब तक सिचुएशन ये थी कि 1748-49 भारत के इतिहास का सबसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 48-49 क्योंकि इस टाइम तक एक तो मोहम्मद शाह रंगीला मर चुका था, तो मुग़लों के अंदर दोबारा से वही कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई। दूसरी तरफ क्या नाम है 48 के अंदर निज़ाम भी मर चुका था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो भी मर चुका था। और 48 के अंदर ही अगर आप देखते हैं तो नवाब ऑफ कर्नाटक जो है वो भी मर चुका था। इसी के साथ अगर आप 48 में ही देखेंगे तो एक 1749 में एक और डेथ हुई थी, और वो थे साहू जी महाराज, या साहू जी डाइड। अब यहाँ आप देखेंगे कि मराठों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं था, दिल्ली की पॉलिटिक्स को हैंडल करने वाला कोई नहीं था, मराठों को साउथ में कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था, और ब्रिटिशर्स को एक्सट्रीम साउथ यानी तमिलनाडु या मद्रास में कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। 1-2 साल के अंदर अंदर सारे चल बसे, सारी राजनीति अब दोबारा से हिलना शुरू हो गई। और यही रीज़न था कि अब 1759 के अंदर 1757 में अब्दाली आया, और 1759 के अंदर दिल्ली और मराठा के बीच में एक ट्रीटी हुई, और इस ट्रीटी में वादा किया गया, मराठों ने ये कहा कि हम दिल्ली की रक्षा करेंगे, दिल्ली की रक्षा करेंगे और बाहर और अंदर वाले सभी खतरों से रक्षा करेंगे। शर्त यह है कि आप हमें अजमेर और आगरा दे दो। यानी दिल्ली की रक्षा करने के बदले में मराठों को अजमेर और आगरा के प्रांत मिल गए, यानी अब मराठे जो हैं वो दिल्ली तक आ गए। बीच में जाट वगैरह भी थे, लेकिन मराठे आ चुके हैं। अब मराठों को दिल्ली को अपनी संरक्षण में ले लिया, दिल्ली अपने प्रभाव क्षेत्र में ले ली। अब मराठों ने दिल्ली क्रॉस करके पंजाब जाना शुरू किया, और पंजाब में मैंने आपको बताया कि लाहौर और सरहिंद के ऊपर अब्दाली का कब्जा था, तो मराठों ने इन दोनों को जीता, और जीतते हुए सीधे वो अटक नाम की एक जगह है वहां तक पहुंचे, और मजे की बात उस अटक को जीत लिया। अटक एक ऐसी जगह है जहां सिंधु नदी मैदानी इलाकों में आती है, तो वहां से सिंधु नदी को पार करना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां से नदी गहरी भी कम है और चौड़ी भी कम है, बहाव भी कम है, तीनों चीज़ें बहुत कम हैं, तो मतलब मेंटेन है, तो यहाँ से नदी को पार करना आसान है। अटक तक मराठों के पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है कि थोड़ी दूर पर कुछ 100 किलोमीटर पर काबुल मौजूद है, यानी अब मराठे अफ़गानिस्तान के नाक के नीचे या आँखों के सामने जाकर बैठ गए। अब्दाली जैसा जो रूलर था, ताकतवर रूलर शासक था, वो किसी भी तरीके से मराठों की इस बात को समझ नहीं सकता था, या बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मराठे इतने आगे तक पहुंच गए, और यहाँ मराठे जब आगे तक पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली को एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई, लेकिन अब्दाली ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और 1758 में जब मराठों ने यहाँ सरहिंद, लाहौर और अटक जीता, अब्दाली अब इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। 58 के लास्ट तक आते 58 में मराठों ने जीता, और लास्ट तक आते आते यानी 1759 तक आते आते पूरे पंजाब पर अब्दाली ने दोबारा से कब्जा कर लिया था, क्योंकि मराठों से वो बहुत दूर पड़ रही थी। मराठों से ये पूरा पंजाब बहुत दूर पड़ रहा था, और अब्दाली ने इन सब के ऊपर दोबारा कब्जा कर लिया। यहाँ मराठों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि मराठों ने सिखों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने में कामयाबी हासिल नहीं करी, और सिख जो अपना साम्राज्य बनाने के सपने गुरु गोविंद सिंह के टाइम से देख रहे थे, उन्हें पहले तो केवल और केवल अब्दाली एक टेंशन लगता था, अब उन्हें लगने लगा कि ये जो मराठे हैं ये एक नया कंटेंडर आ गया है पंजाब के अंदर, और इसे झेलना बड़ा मुश्किल काम है। और यही कारण है
कि सिखों के मराठों के साथ थोड़े से संबंध थोड़े से क्या काफ़ी हद तक खराब हो गए। यहाँ अब्दाली आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मराठे आगे बढ़ रहे हैं। सिख जो हैं वो इस समय पर दोनों से परेशान हैं। मुगल्स जो हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रेजेंस बनाए रखना चाहते हैं। खैर, अब यहाँ प्लान ये हुआ कि दोनों शक्तियों ने, यानी इधर से मराठा ने जब अब्दाली पंजाब में आ गया तो मराठों ने इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद सदाशिवराव भाऊ, आपने पानीपत 3rd मूवी देखी होगी। सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव नाना साहेब के बेटे थे। बालाजी बाजीराव इनका असली नाम था। बालाजी बाजीराव इनका असली नाम था। अब ये नाना साहेब के इन्हें नाना साहेब भी कहा जाता था। सदाशिवराव इनके चचेरे भाई थे और विश्वास राव जो हैं वो इनका बेटा था और 18 या 19 साल इसकी उम्र थी। विश्वास राव को सेनापति बनाया गया, सदाशिव राव को मेन कमांडर बनाया गया, जो सबसे ज़्यादा योद्धा प्रवृत्ति के थे। पैसों की मराठों के पास इस समय पर कमी थी, फिर भी मराठों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ना शुरू किया। अब असलियत में चाहे सिंध था, चाहे राजपूत था, चाहे जाट थे, चाहे रोहेले थे, कोई भी था। रोहेलों ने तो खुल के अब्दाली का साथ दिया, अवध ने खुल के अब्दाली का साथ दिया, बंगाल इस पचड़े में पढ़ाई नहीं करता, मेरे से तो बहुत दूर है। सिख चुप बैठे रहे, राजपूत चुप बैठे रहे, जाट जो हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया सो कर दिया, चुप बैठे रहे, सिंध भी चुप बैठे रहे। कारण क्या? क्योंकि रोहेले तो खुलकर अब्दाली के साथ थे, क्योंकि पिछली बार अहमद शाह अब्दाली ने नजीब जंग जो रोहेला था उसको, मतलब रोहेलों के अब्दाली से अच्छे संबंध थे। और अवध ने शुरू में मराठों का साथ देने की बात कही, लेकिन बाद में उसने भी अब्दाली का साथ दे दिया। शुजा उद दौला अवध का नवाब होता था, समझे? उसका साथ अब्दाली का साथ दे दिया और पूरी की पूरी बंदूकों की फौज अब्दाली के पास जाकर खड़ी हो गई। शॉर्ट में कहने का मतलब ये था कि अब्दाली का साथ देने के लिए 2 बड़े स्टेट्स पहुंच गए, लेकिन मराठों का साथ देने के लिए इनका कोई भी दूसरा स्टेट नहीं पहुंचा, क्योंकि मराठों ने भारत के सभी राज्यों की ऐसी मार रखी थी कि सबको धुनाई करते थे, सबको पीटते थे, सबको घुटनों के बल बिठाए रखते थे। और सभी ये जानते थे कि अब्दाली और मराठे दोनों में से कोई भी कम नहीं है। अब्दाली भले ही अत्याचारी है, लेकिन अब्दाली अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स से इतना परेशान है कि वो इंडिया में रुक नहीं पाएगा। लेकिन मराठों को खत्म होना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल मराठों को फिर दोबारा से ताकत मिलेगी। तो अगर मराठे ताकतवर रहे तो अब्दाली के जाने के बाद मराठे सबको धुनाई जरूर करेंगे, सबकी धुनाई जरूर करेंगे। इसलिए सभी चाहते थे कि मराठे हार जाएं। यहां पर अपने से कमजोर को इतना भी परेशान मत करो। यहाँ समझना चाहिए कि अपने से कमज़ोर को इतना भी परेशान मत करो कि आपके बुरे समय में वो आपका साथ इसलिए ना दे क्योंकि आपने उसे इतना परेशान किया है कि आपका ज़िंदा रहना ही उसके जीवन के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप दोस्तों देखते हो तो यहाँ शुजा-उद-दौला वगैरह की सिचुएशंस है, तो पानीपत की 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो है वो सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है। 3rd बैटल ऑफ पानीपत की सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है। यहां आप देखेंगे कि सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव, खासकर सदाशिवराव भाऊ की लीडरशिप में कोई कमी नहीं है, और जो पानीपत की मूवी दिखाई गई है उसमें काफ़ी हद तक सिचुएशन ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि असलियत में यमुना के 2 किनारों की तरफ ये 2 फौजें खड़ी थी और अब्दाली दोआब के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगा हुआ था। यानी जमुना के एक तरफ अब्दाली था और दूसरी तरफ मराठे थे। और इनकी सबसे बड़ी, मराठों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। और लेकिन दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि दिल्ली इतनी बड़ी फौज और इतने सारे लोगों को हैंडल करने, उन चारा और रोटी देने के काबिल नहीं थी। और इसीलिए मराठे और अब्दाली को पीछे की तरफ ले जाने की वजह से, पीछे की तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए ऊपर जाने लगे ताकि सिखों से और कहीं और से मदद मांग सकें। दूसरा सिचुएशन ये थी मराठों के साथ कि असलियत में मराठों ने प्लान बनाया कि काबुल जाने वाला रास्ता जो अब्दाली का है उसे ब्लॉक कर दो।
मराठों का जो काबुल जाने वाला रास्ता है उसे ब्लॉक कर दो। यहां सिचुएशन जो थी वो यही थी कि पानीपत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब्दाली भी बहुत तेजी के साथ इधर की तरफ बढ़ा और मराठों और अब्दाली को आपस में एक दूसरे के आमने सामने पानीपत के मैदान में रुक गए। अब जब ये पानीपत के मैदान में रुक गए तो यहां से पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत का मामला शुरू हुआ और यहां से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। मराठे बुरी तरह हारे। इसका एक एनालिसिस हम करना चाहेंगे कि असलियत में मराठे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हारे। इसके लिए थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी, ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मराठे पानीपत क्यों हारे। तब तक के लिए धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.